Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 28th of July 2020 Tuesday. Inspiration of the day is stand in faith even when you are having the hardest time of your life. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Government plans tough norms to curb Chinese telecom gear. रिसेंटली हम सब ने पढ़ा था, सबने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनी है सबको डायरेक्शंस दिए हैं कि दे शुड डिस्करेज फ्रॉम बाइंग टेलीकॉम इक्विपमेंट 4G टेलीकॉम गियर फ्रॉम चाइनीज टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. अब रिसेंटली इस कर्व को टाइट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू इन्वोक द न्यू रेजिम. और वो न्यू रेजिम, न्यू प्रिंसिपल क्या है? दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसीडरिंग द यूज ऑफ मैंडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट रेजिम. और जैसे ही ये MTCTE इम्पोज होगा वैसे ही जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ग्लोबली जो इंडिया में इंपोर्ट करती हैं टेलीकॉम गियर को, उन सब को इस रेजिम को फॉलो करना पड़ेगा. दैट इज मैंडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट. अब ये है क्या, इसमें क्या होगा बेसिकली? तो जैसा कि इंटेलिजेंस इनपुट है ऑलरेडी और चाइना पर कई बार एलिगेशन लगता भी रहता है कि जो चाइनीज़ इक्विपमेंट्स हैं स्पेशली मोबाइल सेक्टर में या टेलीकॉम गियर में दे यूज़ स्पाइंग टूल्स इन ऑर्डर टू कीप आइज ऑन ऑल क्रूशल इंफॉर्मेशन ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्रीज. तो इसीलिए हुआवे को भी 5G जो टेक्नोलॉजी रोल आउट है उससे बैन कर दिया गया. इवन कई सारी USA के अलावा भी कई सारी इकोनॉमीज़ हैं जिन्होंने चाइना की हुआवे कंपनी को इसी कंसर्न पर, सिक्योरिटी कंसर्न पर ही बैन किया है. तो अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स की डिपेंडेंसी को चाइनीज़ टेलीकॉम गियर पर ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर रेजिम को कंसीडर किया है. इस रेजिम में क्या होगा, जितने भी टेलीकॉम गियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक, उन सारी कंपनीज़ को अपने टेलीकॉम गियर मेकर जो टेलीकॉम गियर वो बना रही हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जो बना रही हैं, उन सब का सोर्स कोड शेयर करना पड़ेगा और हर एक इक्विपमेंट की टेस्टिंग करानी पड़ेगी थर्ड पार्टी से. थर्ड पार्टी की जो लैब होगी उससे, और वो थर्ड पार्टी लैब एक्रीडेट होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. तो ये स्पाइंग कंसर्न को, सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए इंडिया में अब मैंडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन का क्लॉज भी आ सकता है. इससे क्या होगा, कई सारे स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि अगर उन्हें मना करना है चाइनीज़ टेलीकॉम गियर को तो डायरेक्टली मना कर दें, डायरेक्टली बैन कर दें. ऐसा नहीं होता स्टूडेंट. जब भी WTO का पार्ट है, WTO के रेजिम है जिसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उसमें आप डायरेक्टली किसी पर कोई ड्यूटी नहीं इम्पोज कर सकते, टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते, स्पेशली किसी पर्टिकुलर कंट्री के प्रोडक्ट्स को टारगेट करने के लिए. ऑन द अदर हैंड अगर आप डायरेक्टली कोई ऐसा सर्कुलर या डायरेक्शन देंगे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को तो वो गवर्नमेंट का अननेसेसरी इंटरवेंशन होगा जो कि एक फ्री इकोनॉमी के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है. तीसरी बात, अगर डायरेक्ट सर्कुलर या डायरेक्ट डायरेक्शन देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑल टेलीकॉम ऑपरेटर्स इनटू इंडिया तो हो सकता है सेम रेसिप्रोकल डायरेक्शन चाइनीज़ गवर्नमेंट भी दे अपनी कंपनीज़ को जो कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट कर रही हैं. तो इन सारी चीज़ों की वजह से इनडायरेक्ट मेजर्स लिए जाते हैं ताकि कोई लीगल हर्डल, पॉलिटिकल हर्डल, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल या टेक्नोलॉजिकल हर्डल ना आए किसी पर्टिकुलर मेजर के अगेंस्ट. तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मैंडेटरी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का क्लॉज ला रही है. इससे क्या होगा, इससे ये होगा, पहले तो जितने भी जो टेलीकॉम गियर्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं उन सब को सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा, अपना सोर्स कोड शेयर करना पड़ेगा जिससे कि थर्ड पार्टी लैब में उनकी टेस्टिंग होगी. ये बात चेक करी जाएगी कि ऐसा कोई स्पाइंग टूल या स्पाइंग वेयर तो नहीं इंस्टॉल है उन टेलीकॉम गियर इक्विपमेंट्स में. दूसरी चीज़ क्या होगी, द प्रोसेस विल टेक, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 12 to 16 वीक्स. ये पूरी प्रोसेस 12 से 16 हफ्ते लेगी. इसके बाद ही पर्टिकुलर टेलीकॉम गियर को अप्रूवल मिलेगा अगर वो दोनों ही पॉइंट में सही होता, सोर्स कोड भी प्रॉपरली
शेयर किया गया है और इक्विपमेंट की टेस्टिंग हो गई जिसमें कोई भी स्पाइंग वेयर नहीं पाया गया है। इसके बाद ही पर्टिकुलर टेलीकॉम गियर को अप्रूवल मिलेगा एंड द होल प्रोसेस विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 16 वीक। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कोई भी जो टेलीकॉम ऑपरेटर जिसने वो कंसाइनमेंट मंगाया है वो डिस्करेज होगा, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम तक कोई भी ऑपरेटर वेट नहीं करना चाहेगा फॉर इंस्टॉलेशन। सो लॉट ऑफ टाइम and hasty process, lengthy process will delay the installation and on the other end it will create the uncertainty as well। अब जिस ऑपरेटर ने, जिस इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर ने वो टेलीकॉम गियर मंगवाए होंगे, पहले तो उसको 16 वीक वेट करना पड़ेगा, फिर पूरी हैस्टी प्रोसेस जो लेंदी प्रोसेस उसको फॉलो करने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ेंगे और इसके बाद भी इस बात की श्योरिटी नहीं होगी उसको कि जो टेलीकॉम गियर आए हैं वो टेस्टिंग में पास भी होंगे कि नहीं होंगे। अगर रिजेक्ट हो गए तो इट विल बी द ह्यूज लॉस फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर एज वेल एज द इंपोर्टिंग कंट्री और द इंपोर्टिंग कंपनी। तो ये इससे क्या होगा, टाइम प्रेशर बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगा, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं दे विल डिस्करेज टू बाई टेलीकॉम इक्विपमेंट स्पेशली फ्रॉम चाइनीज कंपनीज। As per the expert, this MTCTE clause will be applicable to all telecom equipment makers, चाइनीज हो चाहे यूरोपियन हो चाहे कोरियन हो। बट कुछ का ऐसा कहना है चूंकि यूरोपियन और कोरियन मैन्युफैक्चरर से ऐसा कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, ना ही इंडिया में ना ही ग्लोबली, तो इस बात के चांसेस हैं कि यूरोपियन और कोरियन कंपनीज जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो उनकी बेसिकली इरेक्शन ऑन नोकिया और सैमसंग, इन सब के जो टेलीकॉम गियर हैं, इक्विपमेंट हैं, उनको MTCTE की प्रोसेस से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो ये गवर्नमेंट का एक नया अप्रोच है, नया रेजिम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वोक कर सकती है, जिसके तहत थर्ड पार्टी के साथ सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा। वो थर्ड पार्टी लैब गवर्नमेंट एक्रीडेटेड लैब ही होगी और जितने भी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर, गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है स्पेशली चाइनीज, उनको अपना सोर्स कोड शेयर करना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। ये 3 कोड होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, हालांकि इस पे कोई लेंथी डिस्कशन रिक्वायर नहीं है। जब सोर्स कोड डिक्लेयर कर देता है कोई भी जो जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया होता है, डेवलपर अगर सोर्स कोड डिक्लेयर कर देता है तो इट इज़ वेरी इजी टू रीडेवलप दैट सॉफ्टवेयर, टू मॉडिफाई दैट सॉफ्टवेयर, उसको उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना आसान हो जाता है, आप ऐसे समझिए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्लॉज रखा है कि जितने भी टेलीकॉम गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज स्पेशली चाइनीज, उनको अपना सोर्स कोड शेयर करना पड़ेगा। जैसे कि आपने सुना होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसका मतलब ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, यही मतलब होता है कि उन्होंने अपना सोर्स कोड शेयर कर रखा है। एनी डेवलपर कैन सी दैट सोर्स कोड, कैन मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, कैन यूज दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फॉर वेरियस पर्पज। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वही होता है जिनका सोर्स कोड ओपन होता है। तो इसके तहत जो सिक्योरिटी कंसर्न है उनको भी ओवरकम किया जा सकेगा। चाइनीज जो एक्सर्शन है इंडियन मार्केट में या एग्रेशन है इंडियन मार्केट में स्पेशली इन टेलीकॉम गियर, उसको भी रिड्यूस किया जा सकेगा। डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको भी डेवलप किया जा सकेगा, उसको भी बढ़ाया जाएगा। और बेसिकली जो गवर्नमेंट का अल्टीमेट मोटिव है सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के, चाइनीज कंपनीज पर डिपेंडेंसी को लेकर के, वो सब रिड्यूस होगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। लुक बियॉन्ड बैंक्स टू फंड इंफ्रा, RBI गवर्नर। कल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर मिस्टर शक्ति कांता दास ने इंडस्ट्री कैप्टन्स को, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव को एड्रेस करते हुए ये रिकमेंडेशन या सजेशन दिया है दैट ऑल इंडियन कंपनीज शुड लुक बियॉन्ड banks in order to fund their infrastructure projects, in order to fund their capital expenditure projects। तो डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ आपको तो RBI ने इंडियन कंपनीज को मना कर दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बैंक लेंडिंग अभी के लिए नहीं करेंगे, अभी के लिए लोन डिसबर्समेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बैंक्स का नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्या दिया है मिस्टर
शक्तिकांता दास ने उन्होंने कहा है कि करंटली इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम बैड डेट सिचुएशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनपीए बढ़ने वाला है, ऑलरेडी बैड डेट सिचुएशन है, मोराटोरम पीरियड खत्म होते ही ये बहुत ज़्यादा और इमेंसली बढ़ सकती है एज पर द एक्सपर्ट। इसीलिए जो बैंक्स हैं वो रिस्क अवर्सिव और लिमिटेड अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एक्सपोज देमसेल्फ इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें जितनी भी लेंडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो एक दो दिन के लिए, एक दो साल के लोन नहीं होते, 20 साल 25 साल 30 साल तक के लोन होते हैं। तो इसीलिए इस सिचुएशन में जबकि बैंक्स ऑलरेडी बैड डेट की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिक्रीज हो रहा है, उस केस में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करना बैंक्स नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो उनकी बुक पर, अकाउंटिंग बुक पर एक अननेसेसरी प्रेशर डालेगा। रिसेंटली बैंक्स, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, आर रिकवरिंग फ्रॉम द non-performing asset relating to the infrastructure lending that banks have done in previous decades. So already banks के पास infrastructure lending के कारण कुछ टाइम से पहले बहुत ज़्यादा NPA हो गया था और बैंक्स उससे रिकवर कर रहे हैं। और अब इस कोविड-19 की सिचुएशन में जब बैड डेट और बढ़ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग बट बिकॉज ऑफ द अदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो उस बैड डेट की वजह से और प्रीवियस इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग का जो एक्सपीरियंस रहा बैंक्स का, उसकी वजह से बैंक इस पर्टिकुलर कोविड-19 की सिचुएशन में, इवन पोस्ट कोविड-19 की सिचुएशन में रिस्क अवर्सिव अप्रोच अडॉप्ट करेंगे इन ऑर्डर टू हैव द लिमिटेड एक्सपोजर टूवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग। हालांकि मिस्टर दास ने यह भी कहा है कि आगे आने वाले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंडिंग स्पेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 ट्रिलियन का होगा बाय फाइनेंशियल ईयर 2030। लेकिन इतना अमाउंट ना तो बैंक लेंड कर पाएंगे 4.5 ट्रिलियन डॉलर का, और ना ही बैंक लेंड करना चाहेंगे, ना ही वो अपना जो एक्सपोजर है वो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, इतने हाई अमाउंट में इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग्स में नहीं करना चाहेंगे बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इसीलिए मिस्टर शक्तिकांता दास ने कहा है दैट कंपनी शुड लुक बियॉन्ड द बैंक्स फॉर फंडिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्योंकि करंटली बैंक जो है वो रिस्क अवर्सिव अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। अपने असेट्स में जो उनका एक्सपोजर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में वो मिनिमम ही रखेंगे बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फंडिंग। दूसरा, बैंक्स का जो ऑलरेडी प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग को लेकर के वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। दैट इज वाई Indian companies should not expect very much from bank industry in order to fund their infrastructure or capital expenditure projects. और इसी न्यूज़ में एक न्यूज़ वीडियो जिसमें HDFC चेयरमैन मिस्टर दीपक पारेख ने भी RBI को सजेस्ट किया है दैट RBI शुड नॉट एक्सटेंड द मोराटोरम पीरियड बियॉन्ड द अगस्त, क्योंकि कुछ ऐसे बोरोवर्स भी हैं जो ऑल पे कर सकते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू पे, बट दे विल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस रिलैक्सेशन एंड दिस विल क्रिएट द बैड impression on behavioral aspect of borrowers. तो मिस्टर पारेख ने RBI को सजेस्ट किया दैट दे शुड नॉट इंक्रीज मोराटोरम पीरियड बियॉन्ड अगस्त। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 2। हाई वेस्टेज कीप्स फूड फर्म्स फ्रॉम प्लॉइंग एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। If we talk about the agriculture of India, we all know that agriculture is one of the very important sector for Indian economy. In terms of production, India ranks among the world's top producer in most key agriculture commodities. कुछ की एग्रीकल्चर कमोडिटीज में इंडिया का तो नंबर 1 पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। और अगर हम टोटल फूड मार्केट की बात करें तो टोटल फूड मार्केट का जो साइज है वो है अप्रॉक्सीमेटली $900 बिलियन। अपार्ट फ्रॉम दिस, all these positive consideration, positive factor, the level of food processing in India is highly dismissal. और ये आज से ही नहीं है, जब से इंडिया में एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अगर आप एग्रीकल्चर का रोल इंडिया में देखना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट एवरीवन शुड नो।
कितना एग्रीकल्चर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, फीमेल को कितना एम्प्लॉयमेंट देता है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या रूरल एरिया में ड्वेल करती है, ये सारे आप स्टैटिस्टिक्स को एक बार चेक कर सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर कमोडिटीज इनटू इंडियन इकोनॉमी। तो अब हम यहाँ आते हैं फूड प्रोसेसिंग को लेकर के। इंडिया की एग्रीकल्चर कमोडिटी प्रोड्यूसर है, बहुत सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में इंडिया का नंबर 1 पोजीशन है, बहुत बड़ी फूड मार्केट है, प्रॉमिसिंग मार्केट है। इवन इन केस ऑफ फ्यूचर, अगर फ्यूचर की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग इज़ वन ऑफ द वेरी प्रॉमिसिंग मार्केट, और आप ये कह सकते हैं कि एवरग्रीन मार्केट होती है, क्योंकि इंसान कभी खाना नहीं बंद कर सकता फॉर देयर सर्वाइवल। और फूड प्रोसेसिंग की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो फूड प्रोसेसिंग का लेवल है दैट इज लेस देन 10%। हम अगर 100% प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें उसका 10% से भी कम हम फूड प्रोसेसिंग करके सेव कर पाते हैं। इससे क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं बेसिकली हम ये फूड प्रोसेसिंग की न्यूज़? इससे ये होता है कि इवन बीइंग द की एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, India's part or share into food export market is dismal। क्यों हम फूड एक्सपोर्ट में इंडिया का बहुत ज़्यादा, जबकि हम इतने बड़ा, हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, उसमें हम इतना अच्छा अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं, अब सफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, इसके बाद भी इंडिया का जो पार्ट है, जो शेयर है फूड एक्सपोर्ट में, वो डेसिमल है। क्यों? रीज़न बिहाइंड फूड प्रोसेसिंग, लैक ऑफ फूड प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ इन इंडिया। अब क्यों फूड प्रोसेसिंग नहीं कर पाते या क्यों फूड प्रोसेसिंग नहीं होती, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट ओनली 2%, जबकि हम एक की एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर हैं, उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारे जीडीपी में केवल 2% पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। वहीं अगर अपने काउंटर पार्ट्स की बात करें तो ब्राज़ील में 4%, अर्जेंटीना में 7%, थाईलैंड 9% पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है फॉर देयर रिस्पेक्टिव जीडीपी। तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, थाईलैंड, इन सब में भी इवन एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है इन टोटल एक्सपोर्ट इज मोर देन इंडिया। केवल एक मिल्क ऐसा सेगमेंट है जहां पर इंडिया की जो फूड प्रोसेसिंग है वो 35% तक जाती है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मिल्क के केस में भी 35% का जो रेशियो है, इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है आप कह सकते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को जाता है, जो कि पिछले कुछ लास्ट डिकेड में बहुत स्ट्रांगली स्टैब्लिश्ड हुई है। अगर आपको पता हो तो गुजरात से इसका स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ है। गुजरात में आपको याद होगा गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। अमूल के बारे में आप सबने सुना होगा, वो अमूल इज द रिजल्ट ऑफ GCMMF सोसाइटी। तो इन सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और इनके इमरजेंस की वजह से मिल्क के केस में तो फूड प्रोसेसिंग जो है वो 35% तक स्टैंड करती है। इट मीन्स अगर 100% मिल्क को ले रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें 35% जो है वो प्रोसेसिंग में जाता है एंड द ऑल क्रेडिट गोज टू दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रोसेसिंग के थ्रू पैकेज्ड मिल्क, दही, छाछ, बटर, घी एंड नंबर ऑफ अदर बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं डेयरी से और मिल्क से, जिससे कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान होता है। और इसमें दोनों ही रोल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी रोल प्ले करती हैं, मार्केटिंग में भी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी, और प्राइवेट सेक्टर जो प्लेयर्स हैं उनकी भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो डेयरी के केस में इंडिया में फूड प्रोसेसिंग एक्सेप्टेबल लेवल पर है, बट competition by organized player has ensured the prices of dairy products remain largely affordable। क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी हैं तो इसकी वजह से भी जो कंपटीशन होता है डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, जो प्राइस कंपटीशन होता है, उसकी वजह से भी डेयरी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अफोर्डेबल रहते हैं। तो डेयरी इंडस्ट्री में हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो प्रोसेसिंग है वो एक्सेप्टेबल लेवल में होती है। अपार्ट फ्रॉम डेयरी, अगर हम अदर पेरिशेबल आइटम्स की बात करें, पेरिशेबल होते हैं, नॉन पेरिशेबल होते हैं और एक सेमी पेरिशेबल होते हैं, आपको पता होगा। पेरिशेबल मीन्स जो जल्दी खराब होते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, से 2 to 3 days ओनली। तो जितने भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, उसके केस में प्रोसेसिंग का जो पार्ट है, जो प्रोसेसिंग होती है, जो अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग, दैट इज़ वेरी लो। इतनी कम है कि जितना इंडिया में फूड प्रोड्यूस होता है उसका
40 to 50% फूड जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोसेसिंग। और इसके कई सारे रीज़न है। मतलब अगर हम 100% फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 50% तो ऐसे ही वेस्ट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो अगर इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिले, तो जो 50% का वेस्टेज हो रहा है, वेस्टेज फॉर इकोनॉमी एज वेल, तो वो 50% वेस्टेज को रिकवर किया जा सकता है। और इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग मार्केट में वो भी बढ़ जाएगा। इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इज़ नॉट वेरी स्टैब्लिश मार्केट। ऑन द अदर हैंड ग्लोबल मार्केट जो है फूड प्रोसेसिंग की वो बहुत स्टैब्लिश है। चाहे वो आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें, चाहे वो अमेरिका को देख लें, चाहे वो जितने भी जो डेवलप नेशंस है वहाँ पर दे हैव द ग्लोबल गुड वेल स्टैब्लिश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इवन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तो डेयरी और फिशरी के केस में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। और एक यही एक रीज़न था, ये कह सकते हैं आप कि ये दिस वाज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से इंडिया ने RCEP में साइन करने से मना कर दिया था। अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि व्हाट इज़ दिस RCEP और इंडिया ने क्यों साइन करने से मना किया था। हालांकि इंडिया के बहुत सारे कंसर्न थे, बट न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से आने वाला एग्रीकल्चर फूड प्रोसेस प्रोडक्ट, स्पेशली इन केस ऑफ डेयरी एंड अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, वॉज वन ऑफ द प्राइम रीज़न जिसकी वजह से इंडिया ने RCEP डील साइन नहीं करी थी। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि इंडिया के पास जब इतना एग्रीकल्चर कमोडिटी तो वाई इंडिया इज़ नॉट लीवरेजिंग दैट प्रोडक्शन एंड डेवलपिंग इट्स प्रोसेसिंग यूनिट और इस प्रोसेसिंग इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो बहुत सारे रीज़न है इसकी वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न है दैट इज़ बिहेवियरल वन। You people don't believe, but behavior is one of the very important constituent that actually constitute the shape of any industry or any economy. Behavior क्या? India में we do not have the habit of having the processed food. क्यों? क्योंकि इंडिया हमेशा से एग्रीकल्चर कमोडिटी रिच कंट्री रहा है। तो इंडिया में फ्रेश फूड आइटम्स या फ्रेश एग्रीकल्चर कमोडिटी खाने का या फूड प्रेफरेंस है। प्रोसेसिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया था। प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं या जो रेडी टू ईट फूड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। कुछ सेगमेंट्स को अगर हम छोड़ दें, बिस्किट, मिल्क, तो इसके अलावा मैक्सिमम सेगमेंट में स्पेशली वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के केसेस में इंडिया में प्रोसेस्ड फूड खाने की हैबिट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डोमेस्टिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो स्टैब्लिश ही नहीं कर पाती, क्योंकि इंडिया में पीपल डोंट लाइक हैविंग processed food. They like or they have the preferences of fresh fruits even at the starting of their day. And if you know the case of Kellogg's जब इंडिया में आया था, तो रिसेंटली जब Kellogg's कॉम्प्लेक्स इंडिया में आया तो Kellogg's ने एडवर्टीजमेंट लाया था। एडवर्टीजमेंट जो प्लान किया था उसमें Kellogg's ने ये शो किया था कि वो जो कॉर्नफ्लेक्स हैं वो ठंडे दूध के साथ आप खाएं और दैट इज़ वेरी हेल्दी। बहुत एडवर्टीजमेंट चला और काफ़ी टाइम तक केलॉग्स ने बहुत कोशिश करी इंडियन मार्केट में स्टैब्लिश होने की, बट स्टैब्लिश नहीं हो पाया केलॉग्स बिकॉज ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट कि मॉर्निंग में उठकर ठंडे दूध के साथ आप कॉर्नफ्लेक्स खाएं, क्योंकि इंडिया में आदत ही नहीं है कि पहली बात तो केलॉग्स खाने की, कॉर्नफ्लेक्स खाने की। वी हैव द वेरी स्टेपल डाइट एट द मॉर्निंग। तो केलॉग्स ने एक रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म हायर करी, रिसर्च करवाया पता करने के लिए कि वाई दिस पर्टिकुलर ब्रांड और दिस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट इज़ नॉट गेटिंग पेनिट्रेटेड इनटू इंडियन मार्केट। तो उस रिसर्च में फाइंडिंग निकल कर आई कि इंडिया में पीपल और द इंडियन सिटीजन हैव द प्रेफरेंस ऑफ द फूड प्रेफरेंस ऑफ हैविंग हॉट ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग देयर मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में इंडिया में कल्चरल प्रेफरेंसेस, जो फूड प्रेफरेंसेस हैं वो ठंडा खाना खाने की नहीं है, गर्म खाना खाने की है, हॉट ब्रेकफास्ट लेने की। इसके बाद केलॉग्स ने अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज किया, जो एडवर्टीजमेंट प्लान किए उस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग केलॉग्स ने फिर ये शो करना शुरू किया कि आप मॉर्निंग में केलॉग्स को हॉट मिल्क के साथ ले सकते हैं। और इसी एडवर्टीजमेंट की जो रिवाइज स्ट्रैटेजी के बाद केलॉग्स का जो मार्केट शेयर है वो इंडियन मार्केट में बढ़ता चला गया। केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स इज नाउ वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड फूड प्रोडक्ट इनटू इंडियन मार्केट। तो इसीलिए इंडिया के जो फूड प्रेफरेंसेस हैं वो प्रोसेस्ड फूड को लेकर के बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से जो हमारे छोटे छोटे स्मॉल एंड स्केल और मीडियम स्केल जो डोमेस्टिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाती, और उनका इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है अगर सच में फूड प्रोसेसिंग को इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि कुछ पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जिनको सोर्स पर ही प्रोसेस करना होता है। अगर उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो वो रास्ते में ख़राब हो जाएंगे। दैट इज़ वाई domestic food processing units are very important if India wants to establish its food processing as a
स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री। दूसरा फैक्टर क्या है, इंडिया में कोई नेशनल फूड कल्चर नहीं है। हर पर्टिकुलर 5 to 10 किलोमीटर के बाद फूडिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो कोई नेशनल कल्चर है नहीं फूड को लेकर के। इसकी वजह से भी फूड प्रोसेसिंग जो है वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं करती इंडिया में। चेंज विद द रीजन, चेंज विद द लैंग्वेज, अवर फूड प्रेफरेंसेस विल आवर फूड प्रेफरेंसेस विल चेंज। तो जिसकी वजह से कोई एक कॉमन नीड आइडेंटिफाई नहीं होता है। अगर कोई इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा एंटर करना चाहते हैं तो बहुत कोई कॉमन नीड को आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाता, जिसके बाद स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो था बहुत प्रॉफिटेबल नहीं होता कि आपको हर रीजन के लिए एक सेपरेट फूड प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तो इट इज़ नॉट वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं हो सकता, तो कोई एक कॉमन नीड आइडेंटिफाई नहीं होते बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नेशनल कल्चर ऑफ फूड। तो एक ये इंपॉर्टेंट रीज़न है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न हम ये कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रीज़न। क्या रीज़न, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, फाइनेंस अवेलेबिलिटी नहीं है, तो बात अलग है। इंडिया में एडिक्वेट स्टोरेज और वेयर हाउसेज नहीं है जहां पर एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्स्ट्रा फूड कमोडिटीज़ को, पेरिशेबल आइटम्स को प्रॉपरली स्टोर किया जा सके। अगर कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वो नॉर्मल स्टोरेज हो, चाहे वो नॉर्मल वेयर हाउस हो, इट्स नॉट अप टू द मार्क। और जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उसके कंपैरिजन में इंडिया के पास स्टोरेज या वेयर हाउसेज, स्पेशली कोल्ड वेयर हाउसेज या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट का जो फूड है, एग्रीकल्चर कमोडिटी है, वो वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ अदर रेगुलेटरी मेजर्स भी हैं, बहुत सारे मेजर्स हैं स्टूडेंट, हम सारे तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ इंपॉर्टेंट ही मैंने डिस्कस किए हैं। एक अदर और अगर बात करें रेगुलेटरी पार्ट पर, गवर्नमेंट के पार्ट पर क्या हो सकता है, तो कुछ ऐसे कमोडिटीज़ हैं, फूड कमोडिटीज़ हैं, फूड आइटम्स हैं जिनको इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाला गया। और उसकी जैसे ही कोई कमोडिटी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आएगी तो उसकी स्टोरेज लिमिट जो होती है वो प्रिस्क्राइब्ड हो जाती है। उससे ज़्यादा स्टोरेज कोई भी इंडिविजुअल नहीं कर सकता है उस कमोडिटी का जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आती है। उससे क्या होगा, जब स्टोरेज आप नहीं कर सकते, आप होर्डिंग्स नहीं कर सकते फॉर प्रोसेसिंग, तो ये जो मेजर्स हैं, रेगुलेटरी मेजर्स, ये भी डिस्करेज करते हैं फूड प्रोसेसिंग को, या फार्मर्स को अलाउ नहीं करते कि वो एक्स्ट्रा जो फूड है वो स्टोर कर पाएँ। वो औने पौने दाम पर जो भी कमोडिटी होती है, प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसको मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। APMCs में, चाहे वो NAM में सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि वो होर्डिंग्स नहीं कर सकते एज पर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया में वो उतनी इस्टेब्लिश नहीं है। इतना लार्ज अमाउंट का प्रोडक्शन करने के बाद भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो डिसमिसल है into global food processing market, and there is a need, experts are saying there is for very long time कि इंडिया में बहुत ज़रूरत है फूड प्रोसेसिंग को स्टैब्लिश करने की, फूड प्रोसेसिंग के कल्चर को स्टैब्लिश करने की, वेयर हाउसेस को स्टैब्लिश करने की, रेगुलेटरी मेजर्स को रिवाइव करने की, चेंज करने की, मॉडिफाई करने की, सो दैट जो भी हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका एक्चुअल बेनिफिट्स इंडिया ड्राइव कर सके और इंडिया एक बहुत बड़ा हब बनकर इमर्ज हो सकता है इन केस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में तो गवर्नमेंट बहुत फोकस करती है, बट हम ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द नेग्लेक्टेड एरिया। और स्टैटिस्टिक्स में हम ये देख सकते हैं लेवल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के केसेस में केवल 2% प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग होती है, 50 से 60% तो ऐसे ही खराब हो जाता है, सड़ जाता है। पोल्ट्री में 6%, फिशेस में 8%, मिल्क एंड डेयरी में थोड़ा सा एक्सेप्टेबल लिमिट है, दैट इज 35% थैंक्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन GDP वो हम देख ही चुके हैं, 2% है केवल इंडिया के केस में। और अगर फूड मार्केट की बात करें तो आने वाले टाइम में 2020 तक इंडिया में जो फूड मार्केट है वो अप्रॉक्सीमेटली $900 बिलियन की होगी। तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास, बट देयर आर सर्टेन मेजर दैट एक्चुअली रिक्वायर इफ इंडियन गवर्नमेंट वांट टू एस्टैब्लिश Indian food processing industry in line with global food processing industry. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6, रिज्यूम ओवरसीज फ्लाइट मेट्रो इन अनलॉक 3.0 फिक्की। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम फिक्की भी कहते हैं, उसने अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जो कि 31 जुलाई को ख़त्म हो रही है, उसके बाद जो अनलॉक 3.0 आ रहा है उसको गवर्नमेंट को रिवाइज करने के लिए सजेशन दिया और गवर्नमेंट से कहा है दैट ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच वर शट डाउन इन अनलॉक्स 2.0 जस्ट लाइक होटल, बार, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स वेन्यूज, ऑडिटोरियम्स, एविएशन, इन सब को अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
लिमिटेड मोड में अलाउ कर देना चाहिए, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी रिवाइव हो सके। तो एक रिकमेंडेशन लेटर सेंड किया गया है टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फ्रॉम दिस चैम्बर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, जिसमें कई सारे जो रिकमेंडेशंस हैं वो दिए गए हैं, जिससे कि जो ऐसा सेक्टर जिस कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, स्पेशली ट्रैवल एंड टूरिज्म और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसको रिवाइव किया जा सके, उसको ओपन किया जा सके। हालांकि फिकी ने यह भी कहा है दैट गवर्नमेंट शुड कंसीडर ऑल द मेजर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेफ्टी टू द कस्टमर और द पैसेंजर। जैसे कि एविएशन के केस में कहा गया है कि सेफ कॉरिडोर्स बनाए जाएं एयरपोर्ट्स में, जहां से हर एक पैसेंजर प्रॉपर स्क्रीनिंग के थ्रू जाए, सैंपल कलेक्शन फैसिलिटीज और इस तरह के कई सारे मेजर सजेस्ट किए हैं फिकी ने टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और कुछ इवन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी रिज्यूम करने की बात कही गई है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकेशन के बेसिस पर कुछ इंडियन और फॉरेन एयरलाइंस को भी ऑपरेट किया जा सके। तो आप ये कह सकते हैं बेसिकली फिकी ने अनलॉक 3.0 के लिए एक मॉडल सजेस्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि इस तरीके से इकोनॉमी को रीओपन किया जा सकता है, स्पेशली ऐसे सेक्टर जो कि कोविड-19 की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है और 2.0 तक वो सेक्टर बंद रहे, एविएशन, मेट्रो, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट एज वेल एज एजुकेशन। तो ये आप देख सकते हैं जो की सजेशंस हैं। एविएशन के केस में इंडियन एंड फॉरेन कैरियर्स को फ्लाई करने की भी परमिशन मांगी है, सैंपल कलेक्शन, सेफ कॉरिडोर के एस्टैब्लिशमेंट की बात करी है। इसी तरह टूरिज्म में क्लियर डेट्स फॉर रीओपनिंग टू टूरिज्म इन एडवांस, मेक होटल रेस्टोरेंट एसेसिबल टू नॉन गेस्ट एज वेल। इंटरटेनमेंट के लिए भी बार, जिम, इन सब को भी रीओपन की बात कही है विद 50% कैपेसिटी। स्कूल्स को भी ओपन करने की बात फिकी ने कही है विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो कई सारी जो इकोनॉमिक सेक्टर हैं जो अभी तक बंद हैं उनको रीओपन करने के लिए फिकी ने एक मॉडल सजेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आप थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप बहुत माइन्यूट डिटेल में जाएं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 4। गवर्नमेंट आरबीआई 15th फाइनेंस कमीशन डिस्कस बैंक रिकैपिटलाइजेशन। जो 15th फाइनेंस कमीशन है दैट इज इन डिस्कशन विद सेंटर एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द इशू ऑफ बैंक्स रिकैपिटलाइजेशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन कौन है? एनके सिंह। और एनके सिंह नाम पर बहुत सारी कमिटीज बनी। आप मुझे बताएंगे कि एनके सिंह कमेटी जो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो किस पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुई है? तो एनके सिंह, इसीलिए एनके सिंह कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है कि एनके सिंह इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ये भी बताएंगे कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है और बेसिक फाइनेंस कमीशन का मैंडेट क्या होता है। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन अभी जो चल रहा है रिसेंटली, उसने सेंट्रल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डिस्कशन किया है इन ऑर्डर टू रिकैपिटलाइज द बैंक्स, क्योंकि सभी को पता है एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और फाइनेंस और बैंकिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। तो अब उनके रिकैपिटलाइजेशन की बात हो रही है जिससे कि इकोनॉमिक रिवाइवल में और ज़्यादा ईजीनेस हो। जो मिस्टर एनके सिंह है उनका कहना है बैंक्स को उसी लेवल से दोबारा से स्टार्ट करना है रिकैपिटलाइज करके जिस लेवल से वो लिबरलाइजेशन प्रोसेस के टाइम बैंक्स स्टार्ट होते। लिबरलाइजेशन कब हुआ था? 1991 में। इसको एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो उस समय जिस लेवल से बैंक स्टार्ट हुए थे उसी लेवल से बैंक्स को फिर से स्टार्ट करना है, मींस इतना रिकैपिटलाइजेशन करना है। सेम लिबरलाइजेशन के लेवल से बैंक्स को रिकैपिटलाइज करना है कि जितना कैपिटल लिबरलाइजेशन प्रोसेस के टाइम था बैंक्स को उतने ही अमाउंट में सिग्निफिकेंट रिकैपिटलाइज करके बैंक्स को दोबारा से स्टार्ट करना है अगर इंडियन इकोनॉमी का शार्प रिवाइवल चाहिए एज पर मिस्टर सिंह। तो जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी, जैसे ही बैंकिंग इंडस्ट्री डोलड्रम की सिचुएशन में पहुंचती तुरंत बैंक, आरबीआई और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज सामने आती इन ऑर्डर टू सपोर्ट द बैंकिंग इंडस्ट्री, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्यों? क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री और उसकी फाइनेंशियल मार्केट का एस्टैब्लिश होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे आने वाले 5 सालों में बैंक्स में ह्यूज कैपिटलाइजेशन, एक सिग्निफिकेंट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल सकता है। द कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 to 22 और to 26।
बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। तो 21 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 26 के बीच में ये फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और आगे आने वाले 5 सालों में इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में रिकैपिटलाइजेशन देखने को मिल सकता है, और वो रिकैपिटलाइजेशन बहुत ह्यूज अमाउंट में होना चाहिए एज पर मिस्टर सिंह, इफ हेल्दी बैंकिंग इंडस्ट्री इज on the priority list of government of India. And as per the Mr. Singh, Q3 or Q4 of the financial year 21 may see the V-shape recovery अगर proper structural reforms और reformative measures लिए गए तो अब मिस्टर सिंह अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q3 और Q4 में इंडियन इकोनॉमी वी शेप से रिकवर करेगी। तो लेट्स सी इनकी एक्सपेक्टेशन कितनी सक्सेसफुल होती है। फिलहाल के लिए न्यूज़ इतनी है कि बैंक के रिकैपिटलाइजेशन की बात सोची जा रही है, जैसे कि जो एनपीए बढ़ रहा है उसको रिमूव करके बैंक्स की बुक को इम्प्रूव किया जा सके और बैंक्स को वापस से हेल्दी बनाया जा सके इन ऑर्डर टू लेंडिंग, स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन पेज नंबर 6, आईजीएसटी क्रैकडाउन एक्सपोर्टर्स क्राई फाउल। रिसेंटली एक केस आया था जिस केस में अप्रोक्सीमेटली 1500 जो एक्सपोर्टर्स थे उनको कैच किया गया था कि उन्होंने अपने टैक्स रिफंड में बोगस जीएसटी टैक्स रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट शो किया है। बोगस मीन्स ऐसा एक्सपोर्ट जो कभी हुआ ही नहीं, उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी रिफंड को क्लेम किया है अप्रोक्सीमेटली 1500 एक्सपोर्टर्स ने, और वो बहुत बड़ा भी कह सकते हैं एक स्कैम के फॉर्म में सामने आया था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुरंत एक्टिव हो गई कि करीब 1500 एक्सपोर्टर ने ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट और या जीएसटी रिफंड फाइल किया है जिसका एक्सपोर्ट उन्होंने कभी किया ही नहीं। तो आप यू कैन इमेजिन द फ्रॉड इन केस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, और ये पहली बार पकड़ा गया है। अब गवर्नमेंट को ये भी लग रहा है कि इससे पहले भी कितनी बार ऐसा ऑलरेडी हो चुका होगा, नो वन नोस। तो इसको लेकर के कई सारे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। अब एक्सपोर्टर्स का ये कहना है कि बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ जो जेन्युइन एक्सपोर्टर्स हैं वो भी हैरेसमेंट फील कर रहे हैं। अराउंड 5,500 exporters have been identified as risky and are bearing the brunt of physical check for their consignment। अब चूंकि जो डेटा आया है वो 1500 का ही आया, पर एक्चुअल में कितना नंबर था, इससे पहले कितने एक्सपोर्टर ये फ्रॉड और बोगस जीएसटी रिफंड क्लेम कर चुके हैं, इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ये नंबर जो है वो 1500 से ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 5500 एक्सपोर्टर्स को स्कैन किया है, और उन सब एक्सपोर्टर्स के जो कंसाइनमेंट हैं उनकी फिजिकल चेकिंग हो रही है कि क्या एक्चुअल में कंसाइनमेंट हैं भी कि नहीं है, या सिर्फ ऑन पेपर है। और सारे ही एक्सपोर्टर्स को कई तरह की डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करने को भी फॉलो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो अपना वॉल्यूम जो उन्होंने वॉल्यूम डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करें, लाइन ऑफ क्रेडिट जो रहा है उनका, इनवॉइसेस नहीं हो, सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं एक्सपोर्ट के लिए, जैसे कि प्रोफार्मा इनवॉइस, कस्टम पैकेजिंग लिस्ट, कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है, कस्टम इनवॉइस, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लैंडिंग, बिल ऑफ साइट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बहुत सारे होते हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि सारे एक्सपोर्टर्स अब सबमिट करें बिफोर एनी कंसाइनमेंट। एक्सपोर्टर्स का कहना है इतना कहना है कि अथॉरिटीज कम से कम मिनिमम हजार डॉक्यूमेंट्स मांग रही हैं फॉर वेरिफिकेशन। फिजिकल चेकिंग तो कर ही रही है, इसके अलावा एक एक्सपोर्टर को 1000-1500 तक डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ रहे हैं फॉर कीपिंग देयर असाइनमेंट मूव्ड। और अगर कोई इनवॉइस मैच नहीं करती एज पर द जीएसटी सिस्टम, द एब्सेंस ऑफ एन इनवॉइस मैचिंग सिस्टम अंडर जीएसटी हैज लेड टू द फ्रॉड। बेसिकली जो इनवॉइस मैचिंग का सिस्टम है वो जीएसटी में अभी जो पोर्टल बना है उसमें नहीं है। इस एब्सेंस की वजह से, आप बोल सकते हैं लूप होल्स की वजह से ये फ्रॉड जनरेट हुआ। द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन अप द मैटर विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और कहा है कि जो ये 5000 एक्सपोर्टर्स को ट्रैप किया गया है, हजार डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, उन सब क्लॉजेस को रिमूव किया जाए, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका हैरेसमेंट नहीं किया जाए, जो फंड अभी तक रुका हुआ है। एक्चुअली जो फ्रॉड है वो करीब 2000 एक्सपोर्टर ने किया है, बट जो उसके स्कैन में आ रहे हैं वो 5000-6000 एक्सपोर्टर आ रहे हैं, उनका फंड रोक लिया गया, तो उनका फंड भी इमीडिएटली रिलीज किया जाए, अदरवाइज जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी।
और इसमें यह भी कहा गया कि जो बेसिकली इनवॉइस मैचिंग सिस्टम है जो जीएसटी पोर्टल पर नहीं है, उसको भी, उस लूप होल को भी रिकवर किया जाए और जीएसटी पोर्टल पर एक इनवॉइस मैचिंग का सिस्टम लगाया जाए, जिससे कि फर्दर ये एक्सपोर्ट फ्रॉड जो आईजीएसटी फ्रॉड हो रहा है ये ना हो पाए। तो ये पूरा केस है, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। एक्सपोर्टर्स क्लेम जीएसटी डिफॉल्ट बाय सप्लायर, फिर इनवॉइस मैचिंग होती है क्योंकि इनवॉइस मैचिंग का सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से करीब 1,500 एक्सपोर्टर्स ने जो जीएसटी क्लेम किया था वो बोगस पाया गया, जिससे गवर्नमेंट को अप्रॉक्सीमेटली 2,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था। तो इसके बाद इंस्पेक्शन स्टार्ट हो गया, इंट्रोगेशन स्टार्ट हो गया, जिसमें 6,000 एक्सपोर्टर को स्कैन किया गया, उनकी फिजिकल चेकिंग करी गई, हजार डॉक्यूमेंट्स उसे सबमिट किए जा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ ने स्कैम किया, जिसकी वजह से एक लार्जर सेगमेंट जो एक्सपोर्टर का वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, जिसके लिए जो फेडरेशन है उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से डिमांड करी है दैट ऑल दीज प्रोसेस शुड बी रिमूव्ड और दिस हैरेसमेंट शुड बी रिमूव्ड, और जिनका जो जेन्युइन एक्सपोर्टर है उनका रिफंड तुरंत इनिशिएट किया जा सके, जिससे कि एक्सपोर्ट की प्रोसेस कंटिन्यू रहे। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। ब्रोकर अंडर स्कैनर ओवर यस शेयर free. Several brokers have come under the lens of the Security and Exchange Board of India, the capital market. अभी रिसेंटली यस बैंक के जो शेयर इशू हुए थे, जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हुआ था लास्ट वीक में, उसको लेकर के कुछ ब्रोकर्स जो हैं वो सेबी की लेंस में या रडार में आ गए हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन एलिगेशन। Over 12.5 billion new shares issued in FPO commenced trading on Monday. तो मंडे को जो राइट इशू आया था, उस राइट इशू को लेकर के कुछ माल प्रैक्टिसेस फॉलो करी गई हैं, जिसमें सम ब्रोकर आर सेइंग दैट they have allowed their clients to execute sell order in Yes Bank on Friday ahead of the listing of the newly allotted share, and in doing so they permitted clients to rake in profit. The stock had closed at 13.7% on Friday to 14% above the FPO price of ₹12. तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से सेबी ने अब कुछ ब्रोकर जो यस बैंक के थे उन पर शिकंजा कस दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। ब्यूटी एंड द बीस्ट, द फर्स्ट बैच ऑफ 5 रफाल जेट्स टुक ऑफ फ्रॉम द फ्रांस फॉर इंडिया ऑन मंडे। तो रिसेंटली इंडिया ने कंसाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया है 5 रफाल जेट का फर्स्ट बैच का, एंड आवर इंडियन एम्बेसडर कॉल्ड इज एट ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो अब चूंकि ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट पहले भी थी और अभी रिसेंटली इंडिया ने एक्वायर किया है फर्स्ट बैच, तो आप रफाल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। ओमान फर्म्स लाइकली टू एग्जिट बीना रिफाइनरी। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उस प्राइवेट या डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो उसका मध्य प्रदेश में ज्वाइंट वेंचर था बीपीसीएल का विद द ओमान फर्म, वो ज्वाइंट वेंचर अब खत्म होने वाला है। नेशनल पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ ओमान इज नाउ गोइंग टू गिव अप इट्स स्टेक इनटू बीपीसीएल बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ बीपीसीएल। मध्य प्रदेश में एक जो रिफाइनरी थी उसमें बीपीसीएल ओमान फर्म जो थी, नेशनल पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट कंपनी फ्रॉम ओमान, उसका ज्वाइंट वेंचर था। चूंकि बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो गया तो जो ओमान की फर्म है वो अब एग्जिट कर रही है उस ज्वाइंट वेंचर से। आज की न्यूज ऑफ द डे, हाई वेस्टेज की फूड फर्म्स फ्रॉम प्लॉइंग एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। दीज आर द रेफरेंसेस। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.